देखिए, आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशंस का अलग अलग हम लोग पैरा को देखेंगे। इसमें पहला कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन कहने का मीनिंग हुआ कि जिसमें ह्यूमन्स एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, उसको ग्रो करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि जो एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है, तो खेती के अंदर में बार बार केयरिंग करते हो आप। जो वीड्स हो गया तो भाई वीड्स को निकालो, वीडिसाइड्स या कोई केमिकल का यूज कर रहे हो, तो उसमें खेती के अंदर में आप क्या खुद इन्वॉल्व, एक पर्सन जो है इन्वॉल्व हो जा रहा है। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन में क्या होगा, एक नेचर ही अपने आप इन्वॉल्व होगा, अदर पर्सन मतलब उसके बाद कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा उसमें। इसे मतलब नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है नेचुरल वेजिटेशन? क्या है? जहाँ पे प्लांट ग्रो करेगा नेचुरली, उसमें किसी भी ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उस टाइप का वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। और इस नेचुरल वेजिटेशंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मतलब नेचुरल वेजिटेशंस को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देख रहे हैं। पहला है हमारे पास फॉरेस्ट है, सेकेंड है श्रब है, एंड द थर्ड वन इज द ग्रासलैंड। अब इसे फॉरेस्ट है, ये जो मैं फॉरेस्ट किसको बोलूंगा यहाँ पर देखिए, जहाँ पे फॉरेस्ट कहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट में क्या होगा, काफी क्लोज बड़े बड़े प्लांटेशन वगैरह भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन ये कहाँ पर मिलेगा, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। ये तो माइंड में बैठ खा ही लेना है आप लोग को कि जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस मेंटेन रहेगा, तो वहाँ पे फॉरेस्ट का चांस ज्यादा मिलेगा। तो कहाँ पे, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में काफी अच्छे से ग्रो करता है। क्यों? तो क्योंकि उसको जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन प्रोबल, जो फेवरेबल कंडीशन उसको ग्रो होने के लिए चाहिए, वो सारा का सारा फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे अभी मान लो कि एक एरिया और उस एरिया के अंदर में आलू खत्म हो, सपोज एक सिचुएशन लेते हैं कि पोटैटो वगैरह वहाँ से खत्म हो और हम चाहते हैं कि पोटैटो फिर हो जाए। तो उस सिचुएशन में वो ऐसा हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ पर बना हुआ नहीं है, जो कंडीशन उस पोटैटोज को चाहिए था ग्रो करने के लिए, पोटैटोज क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए जैसा कंडीशन चाहिए था वैसा कंडीशन वहाँ पे नहीं। लेकिन हमारे फॉरेस्ट के लिए सबसे अच्छा बेटर कंडीशन कहाँ पे मिलता है, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हॉट एंड ह्यूमिड तो ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है, जला करके। तो जला करके कहाँ पे मिलेगा, जहाँ हमारे इक्वेटर वाले एरिया में ज़्यादा अच्छा अगर देखा जाए तो इक्वेटर वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर वाले एरिया में आपका टेम्परेचर, सन का लाइट सीधे नॉर्मल पड़ता है। इक्वेटर वाले रीजन में सन का लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, तो वहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या हुआ, हीट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, हीट का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गया, ह्यूमिड कंडीशन भी है वहाँ पे, रेनफॉल का रेट भी ज़्यादा है, तो वहाँ हमारे पास दोनों कंडीशन मेंटेन होंगे। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, इसे देखिए, ये है कि मैंने एक पार्ट ले लिया, अब ये इस कंडीशन अर्थ को कंसीडर कर लिया, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारे पास कुछ रीजन को, ट्रॉपिकल रीजन को कंसीडर कर। तो ये वाला जो रीजन है इक्वेटर वाला है, ये इक्वेटर पे सनलाइट जो होगा नॉर्मली जाएगा, तो उसको कम, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। उस सिचुएशन में क्या करेगा वो, ये नॉर्मल डिस्टेंस होगा। सर नॉर्मल डिस्टेंस क्यों शॉर्टेस्ट होता है, मैं इसका रीजन दे रहा हूँ। देखिए ये 2 लाइन को हम पैरेलल बोल रहा हूँ और ये पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्लैंट है, ये स्लैंट डिस्टेंस है तो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, वही नॉर्मल लेता हूँ तो कम होगा। तो नॉर्मल पड़ता है, तो नॉर्मल आने के कारण क्या होता है कि हमारे हीट की लॉसेस वगैरह का चांस कम हो जाता है। तो हीट का लॉसेस का चांस कम हो गया तो इस एरिया में हीट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, हीट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब हीट के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से तो हमारे पास वहाँ का कंडीशन कैसा मिलेगा, हमारा हॉट मिलेगा। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड रेनफॉल का रेट भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा यहाँ पे, तो रेनफॉल का भी रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही रीजन, सेकेंड और रीजन देखते हैं। और ये तो मैंने फॉरेस्ट के लिए मैं बताया हूँ कि फॉरेस्ट के लिए जो कैसा फंडा है, एक और उस पॉइंट को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा पहले देखते हैं कि श्रब्स क्या होगा, ये कहाँ पे ग्रो करेगा, जहाँ ड्राई रीजन। ड्राई कहने का मतलब वहाँ के एयर के अंदर में वाटर वेपर का अमाउंट 9 के बराबर है, या तो है ही नहीं, सिंपली बोलो कि ड्राई, उसी को ड्राई एयर कहने का मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं, उसको ड्राई एयर।
मॉइस्ट फ्री है, मॉइस्चर फ्री है। तो ये आपके पास श्रब्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ड्राई रीजन होगा। ड्राई रीजन मतलब डेजर्ट वाला एरिया हो गया, डेजर्ट वाले एरिया के अंदर तो वहाँ पे श्रब्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये है ड्राई रीजन के लिए, जैसे आप लोग जान रहे हैं सारा डेजर्ट होगी, थार डेजर्ट वाले एरिया हो गया। अब क्या है, ग्रास लैंड। ये ग्रास लैंड कहाँ पे ग्रो करेगा, तो ये ग्रास लैंड का ग्रो करने का एरिया जहाँ मॉडरेट रेनफॉल है, मतलब न रेनफॉल काफी ज्यादा भी है नहीं काफी कम भी है, बीच में है। तो जहाँ मॉडरेट रेनफॉल है वहां पे हम लोग को ग्रास लैंड वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे ग्रास लैंड, प्रेरीज वगैरह भी है ना। तो एक ग्रास लैंड आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, तो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया में। नेक्स्ट अब देखते हैं फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट को अब हम लोग को इसी का टाइप्स देखना है। तो फॉरेस्ट को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है स्टडी करने के लिए। अभी अब उस ज्योग्राफिकल कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया जा रहा है, तो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो 6 कैटेगरी के अंदर में पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए एवरग्रीन क्यों बोला, अब ये तो इससे आइडिया हमें पास मिल रहा है। एवरग्रीन मतलब सालों भर वो हरा भरा रहेगा, वहाँ का फॉरेस्ट वाला एरिया सालों भर रहेगा हरा, ग्रीनरी छाया हुआ रहेगा। क्यों, तो रीजन ये कि यही है कि वहाँ पानी की कमी नहीं रहेगा। पानी की कमी जहाँ नहीं रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पे रेनफॉल रेट भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और वहाँ का ह्यूमिड एयर भी है, मतलब एयर के अंदर में मॉइस्चर का अमाउंट भी ज़्यादा है। तो मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, अपना लीफ को सेव नहीं करना चाहेगा। सिंपल आपको माइंड रखना है कि प्लांट अपने लीफ को सेव क्यों करते हैं, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के लिए करते हैं। पानी को बचाने के लिए करते हैं कि अगर उनके पास में वाटर का कंसंट्रेशन कहीं पे कम पाया जाता है, उस सिचुएशन में अब क्या करेगा, उनके पास लीफ रह जाएगा। तो लीफ रह जाएगा तो लीफ के जरिए ट्रांसपीरेशन के जरिए वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और उनको यूज करने के लिए अब कम अमाउंट ऑफ वाटर का जो कंसंट्रेशन कम मिल पाएगा। और इस रीजन में वो क्या करते हैं, अपने आप को वर्किंग प्रोसीजर को मेंटेन करने के लिए वो अपने क्या करेंगे, वो अपने लीफ को सेव कर देंगे। जैसा कहाँ पे देखेंगे हम लोग, डेसिडिवस वाला में देखेंगे। और जहाँ पानी की कमी ही नहीं है तो वहाँ पे अगर लीफ का सेटिंग होगा भी, तो मान लेते हैं कि जहाँ फॉरेस्ट वाला एरिया होगा, जहाँ फॉरेस्ट वाला एरिया होगा तो फॉरेस्ट वाले एरिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज पाए जाएंगे। फॉरेस्ट का, प्लांट का अलग अलग स्पेसीज पाया जाता है। तो हो सकता है कि जहां पर बहुत सारे स्पेसीज पाए गए हैं उसमें से एक प्लांट, समझाने के लिए मैं बोला हूं कि मान लेते हैं कि एक स्पेसीज वाला अभी अगर आज मान लो 2-3 वीक के लिए उसने अपने पत्ते को लीफ सेट को क्या कर दिया, लीफ को सेट कर दिया है, तो उसके बाद फिर क्या करेगा, दूसरा वाला फिर बाद में वो सेट करेगा, फिर उसके बाद दूसरे स्पेसीज वाले बाद में करेंगे। तो मतलब एट अ टाइम वहां का उस रीजन का सारा प्लांट एट अ टाइम अपने लीफ को सेट नहीं कर पा रहा, एट अ टाइम नहीं कर पा रहा। मतलब क्या कर रहा है कि अलग अलग स्पेसीज वाले एक डेफिनिट टाइम ड्यूरेशंस के अंदर में अपने लीफ को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, एट अ टाइम नहीं होगा क्योंकि स्पेसीज वहां पे प्लांट का काफी ज्यादा मिलेगा। यही रीजन है कि हम एवरग्रीन भी बोल देते हैं। एवरग्रीन की बोलने का क्या कारण क्या हो गया कि बहुत सारे स्पेसीज थे, बहुत सारे स्पेसीज थे प्लांट का, और सारे स्पेसीज जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो एक साथ अपने लीफ को सेट नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई अभी कर रहा है तो कोई कुछ दिनों के बाद कर रहा है, कुछ वीक के बाद कर रहा है, एट अ टाइम सेटिंग ऑफ लीव्स वहां पे नहीं हो रहा है। दूसरी सिचुएशन ये भी बोल सकते हैं कि पूरे लीफी पार्ट एट अ टाइम नहीं सेट कर पा रहे हैं। ऐसा जो सेट कर रहे हैं अपने लीफ को, तो एट अ टाइम पूरे को सेट भी नहीं कर रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि वाटर की तो डिफिशियंसी है नहीं, यहाँ पे वाटर की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही रीजन एक ये भी कारण काउंट में हम कंसीडर कर सकते हैं कि एवरग्रीन होने का रीजन ये भी है। तो ऐसा रीजन कौन हो सकता है, तो हमारे पास इक्वेटर वाला एरिया और इक्वेटर के नजदीक वाले एरिया। इक्वेटर के नजदीक वाले जो ट्रॉपिकल जोन है हमारे पास, वो वाला एरिया हमारे पास किसके अंदर में कंसीडर आ जाएगा, इसके नजदीक वाला एरिया। ये वाला एरिया आ गया, ये वाले जो रीजन है इक्वेटर वाला रीजन है, ये वाला रीजन हमारे पास एवरग्रीन के अंदर है। तो मैं इसी में बताया हूँ एवरग्रीन भी होगा, वाटर भी ज्यादा है, थिक फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो हॉट कंडीशन भी है, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, काफी फॉरेस्ट जो है काफी डेंस हो जाएगा। तो यही रीजन है कि यहाँ पर काफी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिले। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का थिक फॉरेस्ट फाउंड नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। इसके नजदीक में काफी थिक फॉरेस्ट क्यों पाया गया, इसका रीजन भी आपको मालूम होगा। सेकेंड थिंग है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया का मतलब इस रीजन का जो प्लांट हुआ काफी लंबा लंबा, और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर काफी लंबे लंबे प्लांट यहाँ पर क्यों देखने को मिलते हैं।
देखिए मान लो कि मैं एक प्लांट हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक प्लांट हूँ और हमारे ऊपर नॉर्मली सनलाइट पड़ेगी, तो जो यहाँ पर हमारे मैं प्लांट कंसीडर कर रहा हूँ, तो हमारा जो हार्मोन है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करेगा, सनलाइट जब पड़ेगा तो वो अपना वो डिस्टर्बेंसी को साइड कर लेगा, वो अबे भाग चलेगा, हार्मोन क्या करेगा कि दूर चला जाएगा। हार्मोन सपोज कर रहे हैं यहाँ पे आया, ध्यान देना है, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ से जो हार्मोन होगा, वो हार्मोन सभी जो इस पॉइंट वाले एरिया में थे वो सभी साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सनलाइट से अबे जाने की कोशिश करेगा, सनलाइट से अबे जाने की कोशिश करेगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसा हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये सब बराबर बराबर सर एक एरिया में अपने पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस में ये यूनिफॉर्मली चला जाएगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये क्या करेगा इस सिचुएशन में, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो धीरे धीरे हम अपना सीधा ग्रो करता हुआ चला जाएगा, सीधा ग्रो करता हुआ चला जाएगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा मैं साइड फैक्टर में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखिए इसके बाद हम लोग एक चीज ये भी देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट होता है वो टेढ़ा हो जाता है, स्लैंट हो जाता है, झुक जाता है, डाउन पड़ जाता है। डाउन पड़ने का कारण क्या हो जाता है कि सनलाइट सपोज करते हैं कोई पार्ट है, सनलाइट इधर से आया, सनलाइट इधर से आ रहा है, तो यहाँ का जो हार्मोन है वो आकर के यहाँ पर कंसंट्रेट कर जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इधर सनलाइट होगा ग्रोथ वाला हार्मोन दूसरे साइड में चला जाए, तो ये यहाँ पर आकर कंसंट्रेट कर जाए, है ना। अब ये ऑक्सीजन वगैरह इसका सब इस साइड में आके कंसंट्रेट कर दिया, मतलब जहाँ से सनलाइट है उससे दूर भागता है, ये हार्मोन का नेचर है, तो इधर आके कंसंट्रेट होगा तो यहाँ वाला एरिया में ज्यादा ग्रो हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ वाला एरिया ज्यादा ग्रो कर जाएगा, तो यहाँ वाला एरिया ग्रो कर गया ज्यादा, इसका मतलब मास का कंसंट्रेशन इस एरिया में ज्यादा हो गया, इस एरिया में मास का कंसंट्रेशन कम हो गया, तब क्या करेगा, हमारे पास अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी सो डाउन हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। ये सपोज कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फिर से मैं समझाने के लिए कि सनलाइट इधर, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, इस साइड में सनलाइट को मैं मान लिया हूँ, तो सनलाइट का कॉन्टेक्ट में मेरा ये वाला पोर्शन जा रहा है, अब ये कॉन्टेक्ट में जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ का जो हमारे पास हार्मोन है वो क्या करेगा, इस साइड में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि सनलाइट से दूर शिफ्ट करेगा, और यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो उस हार्मोन का कंसंट्रेशन मेरा इस वाले एरिया में ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो यहाँ पर तो ग्रोथ, सेल का ग्रोथ तो ज्यादा यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर सेल ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, तो यहाँ पर सेल का ग्रोथ काफी ज्यादा हो गया, यहाँ पर सेल का ग्रोथ कम हो पाया, एक तरफ मास ज्यादा एक तरफ मास कम हो गया, तो लास्ट में क्या हुआ, जिधर कम है उधर ही बेंड होगा ना, इधर की तरफ वो बेंड कर जाएगा, ये रीजन बेंडिंग का। लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन वाला में जो प्लांट टॉल क्यों हो पाए, क्योंकि उसमें क्या हुआ, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सब तरफ मास इक्वल हो गया, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ मास का फॉर्मेशन हुआ, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए क्या किया, बेंड नहीं किया और सीधा चला गया। तो यहाँ के बाद हमारे पास में ये जो एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है, हॉट एंड अबंडेंट रेनफॉल एरिया, और अबंडेंट कहने का मतलब काफी ज्यादा होगा। दूसरी थर्ड ट्री का मैं रीजन बता दिया यहाँ पे रीजन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि एवरग्रीन का मैं रीजन आपको क्लियर कर रखा हूँ, एवरग्रीन क्यों बोल रहे थे। अब इसमें किस टाइप का फॉरेस्ट, ज्यादातर आपको हार्डवुड देखने को मिलेगा। हार्डवुड में कौन आता है, जैसे महोगनी है, इबोनी है, रोजवुड है, ये आपको माइंड रखना। 21 वाले रीजन में हमें ज्यादा ग्रो ये देखने को मिलेगा। तो कौन सा हार्डवुड कहाँ मिल रहा है हमारे पास, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में, जिसमें एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, महोगनी का, इबोनी का और रोजवुड का। इसी के अंदर में हम एक नोट देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल्वस क्या है। तो सेल्वस क्या है, इट प्रोवाइड्स ह्यूज फॉरेस्ट कवर्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। एक साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। इसमें क्या है कि एक फॉरेस्ट वाले रीजन है, इसमें आपका कवर, फॉरेस्ट का कवर मींस फॉरेस्ट का कंसंट्रेशन एक छोटे से एरिया के अंदर में ज्यादा देखने को, मतलब एक छोटे एरिया के अंदर में सपोज करते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर में नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब उसकी डेंसिटी वहां पे ज्यादा हो गई, उसकी डेंसिटी वहां ज्यादा, मतलब ज्यादा ग्रीनरी आ गया, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गया, ग्रीनरी ज्यादा हो गया। तो ग्रीनरी ज्यादा हो गया तो इसके लिए, इसीलिए यही रीजन को लेकर हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिलेबस को। तो सिलेबस को हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन बोलेगा कि लंग्स ऑफ द अर्थ किसे बोला जाता है, तो सिलेबस। इस वाले रीजन में आ रहा है तो साउथ अमेरिका में। अब है लास्ट हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियुअस फॉरेस्ट है, इसी को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कह रहे हैं, मॉनसून फॉरेस्ट है ये। इसका डेंसिटी जो होगा, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ 1000 फॉरेस्ट था, तो यहाँ डाउन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा इस वाले रीजन में।
टेम्परेचर भी डाउन मिलेगा और उसके बाद क्या ह्यूमिडिटी का भी परसेंटेज आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फॉरेस्ट ज्यादा अच्छा ग्रो कहाँ पे करेगा, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो वहां के कंपेरिजन में यहाँ डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये अपने लीफ को शेड कर देगा। क्यों करेगा शेड, कब करता है शेड डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो जब समर सीजन आएगा तो समर सीजन में अगर वो समर सीजन का मान लेते हैं कि पार्टिकुलर नंबर ऑफ डेज जो होगा वो क्या पड़ जाए, ड्राई पड़ जाए, वो ड्राई पड़ जाए, मतलब मॉइस्चर वगैरह वहाँ पे है नहीं। अब मॉइस्चर नहीं है उस एरिया के अंदर में, अब उस सिचुएशन में, अब मॉइस्चर नहीं, इसका मतलब एयर का पार्टिकल्स क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, कहीं से भी थोड़ा मिलेगा। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, अपने लीफ को ही शेड कर देगा, क्योंकि इसको भी तो वाटर चाहिए, इसको भी तो वाटर चाहिए समर सीजन में। वहां पर हमारे पास सराउंडिंग में ह्यूमिड का कंसंट्रेशन, मॉइस्चर का कंसंट्रेशन नहीं देखने को मिल पा रहा है, तो ये अपने लीफ को ही शेड कर देगा। तब लीफ को शेड कर देगा तो लीफ के जरिए जो वाटर का इवेपोरेशन होता है ट्रांसपिरेशन के जरिए वो रुक जाएगा। तो जो वाटर हवा इसके पास से बच पाया, जो रूट्स ने एब्जॉर्ब करके लेकर आया था वाटर को, अब उस वाटर को अपने प्रोसेसिंग में यूटिलाइज कर सकता है। ये कब करेगा सिर्फ डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है 6 to 8 वीक्स के लिए वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या करता है, लीफ को अपने शेड करेगा। कब, तो भाई समर सीजन के। अब है जैसे कि कौन सा एग्जांपल इसका देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह का एग्जांपल, जैसे में सैंडलवुड है, टीक है, बम्बू है, ये सब देखने को मिलेगा डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह के अंदर। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे फॉरेस्ट काफी नजदीक था ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले में, तो इसमें क्या होगा, फॉरेस्ट थोड़ा सा वाइडली स्पेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ वाले पहले वाले कंडीशन में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, उसके कंडीशन में रेस्पेक्ट में यहाँ कंसंट्रेशन डाउन है, तो यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड होंगे इसके फॉरेस्ट। रीजन कहाँ पे है, तो हमारा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा, एशिया का कुछ पार्ट को अंदर देखने को मिलेगा, एशिया के सम पार्ट में भी देखने को मिलेगा हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो